मुझे पता है तुम उसे चाहती हो और किस कदर चाहती हो, मैं ये भी जानता हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, जो ये जानकर भी कहता नहीं तुमसे, पूछता नहीं उसके बारे में। मेरे ये कहने से वो थोड़ा अपनी नींद में कुनमुनाई और फिर वापस गहरी नींद में खो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गहरी नींद में है। वो यहाँ सब कुछ छोड़कर बस भागी चली आई थी, यहाँ इस हॉस्पिटल में जहाँ राजीव को इमरजेंसी में लाया गया था। जब ये बात लीसा को पता चली तो वो मेरे साथ चल रहे खास क्रिकेट मैच के बीच में सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई थी। मुझे खेलते हुए भी नहीं देखा आज सुबह। अब मान भी जाओ तुम नहीं आओगी तो हम कैसे जीतेंगे, मैंने लीसा से कहा। वो बोली, अजय आज हमें बहुत काम है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर थोड़ी नाराजगी से कहा, मुझसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? लीसा ने मुझे नाराज होता देखकर कहा, अच्छा अब नाराज तो मत हो, ठीक है हम मैच देखने आएंगे अब खुश। मैच शुरू हुआ तब वो मुझे चीयर्स करने के लिए बाकी सबके साथ मौजूद थी। मैच में कभी मेरी टीम का कोई आउट होता या मुझे परेशान देख वो इशारे से अपने पास बुलाकर मेरी टेंशन को खत्म करती। लेकिन फिर अचानक ही वो कहीं हड़बड़ाहट में जाती हुई दिखी। मैं कुछ पूछ भी नहीं सका था उससे। मैच के खत्म होते ही पता चला कि वो राजीव को देखने गई थी हॉस्पिटल, जहाँ वो एक्सीडेंट के बाद भर्ती हुआ था। मुझे ये पता चला तो मैं लीसा के लिए यहाँ हॉस्पिटल आया, लेकिन आने में देर हुई और हॉस्पिटल में पहुंचकर देखा आईसीयू के रूम में राजीव के बेड के बगल में कुर्सी पर लीसा वैसे ही बैठी हुई सो चुकी थी। अब कितना मासूम चेहरा है तुम्हारा लीसा, और कितनी प्यारी हो तुम कि मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर पाता। तुम सोई हो, मेरी बात तुम नहीं सुन सकती शायद, इसीलिए अब तक चुप हो। मैंने आईसीयू में देखा राजीव बेड पर लेटा था और उसका ख्याल रखने के लिए लीसा रात के इस वक्त तक यहाँ मौजूद थी। अजय तुम यहाँ अंदर आ चुकी, राजीव की माँ ने मुझसे कहा। मैंने उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उनके सामने से हट गया। वो अपने बेटे के पास गई और मैं जाने लगा कि राजीव की माँ ने कहा, यहाँ क्यों आए राजीव के लिए? मैंने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें लीसा पर टिका दी। उन्होंने मेरे बिना कुछ कहे कहा, लीसा के लिए आए हो? वो एक्सीडेंट का सुन के यहाँ पहुंची थी और तब से यहीं है। मैंने बदले में कुछ नहीं कहा, बस लीसा के पास गया और एक नजर लीसा पर डालकर चला आया हॉस्पिटल के बाहर। कभी कभी सोचता हूँ उससे दूर कहीं चला जाऊं, लेकिन फिर खुद पर ही गुस्सा आ जाता है। लीसा मेरे लिए सब कुछ है, तो आखिर मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ? अक्सर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। आज सोचा था कि मैच जीतने के बाद लीसा के घर उसके हाथ से बना हुआ खाना मिलेगा, हमारी मैच की जीत और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। आज लीसा साथ नहीं है, वो मैच में भी नहीं थी और तो और हम मैच भी हारे। अजय कहाँ से आ रहे हो? हमारे मोहल्ले के चौकीदार ने कहा। जो चौकीदार अंकल के नाम से पुकारे जाते हैं वो मेरी उम्र के लड़कों में पॉपुलर हैं। बच्चे सारी बातें उनसे कहते हैं। मैं भी उनके पास से गुजरा तो उन्होंने फिर वही पूछा। मैंने कहा, अपने प्यार को किसी दूसरे के लिए परेशान होता देखकर आ रहा हूँ। मैं उनकी तरफ अपनी उदास आंखों में छलक आए आंसुओं से देखता रहा और वो बस मुझे देखते रहे। कुछ कहा नहीं गया उनसे शायद। ये आजकल मेरे सवालों को जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता। मैं आगे बढ़ा तो पीछे से चौकीदार चाचा ने कहा, बेटा जिंदगी में हर फैसले हम खुद ही लें, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ फैसले जिंदगी भी हमारे लिए लिया करती है। मैंने उन्हें संजीदा होते हुए देखा तो कहा, छोड़ो भी चाचा, जाने दो। मैं वहीं बैठा रहा लीसा के लौटने के इंतजार में। मुझे पता था कि वो आएगी वापस अपने घर। काफी देर वक्त बस यूं ही गुजरता रहा। मेरा घर यहाँ से 2 घर छोड़कर ही था। इतनी रात मुझे यूं बाहर बैठा देख मेरी माँ मेरे पास आई और मेरे पास आकर बैठ गई। बस बिना कुछ कहे मेरी तरह बैठी रही। ऐसी ही तो है वो, सब जानती हैं क्यों बैठा हूँ, किसका इंतजार कर रहा हूँ। उनको ना कुछ बोलते देखा तो मैंने ही कहा, जाकर सो जाओ माँ, बहुत रात हो गई है। और तू यहाँ कब तक बैठा रहेगा? माँ ने पूछा। उसके आने तक माँ, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। लोग बदलते हैं बेटा, तेरी लीसा भी बदल रही है। माँ ने जब ये कहा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और गुजरे कुछ महीनों में लीसा में आए बदलावों को याद करने लगा कि वो कैसे मेरे बिना कहीं नहीं जाया करती थी।
और इन दिनों उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। उसे आज मैच में लाने के लिए ही कितना बोलना पड़ा मुझे, जबकि इससे पहले न जाने कितने मौकों पर खुद लीसा ही मुझसे पहले मौजूद रहा करती थी। अगर बुरा न माने तो एक बात कहें, तेरी माँ होने के नाते मैंने ये सुना नहीं तो माँ ने मुझे हिलाते हुए कहा, सुन रहा है ना तू? मैंने कहा, हाँ माँ सुन रहा हूँ, कहो। माँ ने कहा, राजीव और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है अजय। लीसा को जो जिंदगी चाहिए वो राजीव उसे दे रहा है, तो वो खुश भी है। तेरी फिक्र होती है मुझको। बात तो सही थी माँ की, लेकिन मैंने कहा, फर्स्ट क्लास ही सारी खुशियों के हकदार होते हैं माँ। क्या हमारी खुशियों में वो खुशी नहीं मिलती जो उनकी खुशियों में होती है? माँ ने और कुछ नहीं कहा। फिर एक ऑटो थोड़ी दूर पे रुका। मैं समझ गया कि ये लीसा ही है। मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया और लीसा को सामने से चल के आता देखने लगा। मैं उसकी तरफ चलने को हुआ तो माँ ने कहा, एक बार सोच ले बेटा। माँ घर की तरफ चली गई थी और सामने से आ रही लीसा अब तक मेरे पास आ चुकी थी। वो मेरे सामने खड़ी होकर बिना कुछ कहे बस नजरें छुपा रही थी और फिर बोली, मैच कैसा रहा? हम जीत गए ना। ये मेरा दिल भी क्या चीज है, कितना भी गुस्सा क्यों ना रहे लीसा पर लीसा के सवालों को प्यार से लेना जानता है। मैं गुस्सा नहीं कर सकता उससे, कभी नहीं। इसीलिए मैंने मजाक के लहजे में आते हुए कहा, हम कैसे जीत जाते यार, हमारी किस्मत जो वहाँ मौजूद नहीं थी। अब क्या बताऊं क्या हुआ मैच में? सुनोगी तो हंस दोगी। आओ कुछ खाते हैं फिर बात करेंगे। लीसा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना हमारा मैच के बीच में से चले जाना? पूछोगे नहीं कहाँ थे हम? मैंने खुद ही उसका जवाब बनाकर कहा, ये भी कोई बात है पूछने की? तुम तो सुबह ही बोल रही थी कि तुम्हें बहुत काम है। अब कोई काम याद आ गया होगा उस वक्त, तो अब क्या करूं? खैर चलो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। अब तक तुमने खाना नहीं खाया? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, तुम सामने ना रहो और मैं खाना खा लूं, ऐसा होता है मुझसे। उसने मेरे हाथों में अपना हाथ फंसाया और घर की ओर चलते हुए बोली, तुम एकदम पागल हो। मैंने चलते हुए उसके गाल को चूमते हुए कहा, पागल तो मुझे पता है तुम उसे चाहती हो और किस कदर चाहती हो मैं ये भी जानता हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि शायद तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, जो ये जानकर भी कहता नहीं तुमसे, पूछता नहीं उसके बारे में। मेरे ये कहने से वो थोड़ा अपनी नींद में कुनमुनाई और फिर वापस गहरी नींद में खो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गहरी नींद में है। वो यहाँ सब कुछ छोड़कर बस भागी चली आई थी, यहाँ इस हॉस्पिटल में जहाँ राजीव को इमरजेंसी में लाया गया था। जब ये बात लीसा को पता चली तो वो मेरे साथ चल रहे खास क्रिकेट मैच के बीच में सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई थी। मुझे खेलते हुए भी नहीं देखा आज सुबह। अब मान भी जाओ तुम नहीं आओगी तो हम कैसे जीतेंगे? मैंने लीसा से कहा। वो बोली, अजय आज हमें बहुत काम है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर थोड़ी नाराजगी से कहा, मुझसे भी ज्यादा जरूरी है क्या? लीसा ने मुझे नाराज होता देखकर कहा, अच्छा अब नाराज तो मत हो, ठीक है हम मैच देखने आएंगे अब खुश। मैच शुरू हुआ तब वो मुझे चीयर्स करने के लिए बाकी सबके साथ मौजूद थी। मैच में कभी मेरी टीम का कोई आउट होता या मुझे परेशान देख वो इशारे से अपने पास बुलाकर मेरी टेंशन को खत्म करती, लेकिन फिर अचानक ही वो कहीं हड़बड़ाहट में जाती हुई दिखी। मैं कुछ पूछ भी नहीं सका था उससे। मैच के खत्म होते ही पता चला कि वो राजीव को देखने गई थी हॉस्पिटल, जहाँ वो एक्सीडेंट के बाद भर्ती हुआ था। मुझे ये पता चला तो मैं लीसा के लिए यहाँ हॉस्पिटल आया, लेकिन आने में देर हुई और हॉस्पिटल में पहुंचकर देखा आईसीयू के रूम में राजीव के बेड के बगल में कुर्सी पर लीसा वैसे ही बैठी हुई सो चुकी थी। अब कितना मासूम चेहरा है तुम्हारा लीसा, और कितनी प्यारी हो तुम कि मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं कर पाता। तुम सोई हो, मेरी बात तुम नहीं सुन सकती शायद, इसीलिए अब तक चुप हो। मैंने आईसीयू में देखा राजीव बेड पर लेटा था और उसका ख्याल रखने के लिए लीसा रात के इस वक्त तक यहाँ मौजूद थी। अजय तुम यहाँ अंदर आ चुकी, राजीव की माँ ने मुझसे कहा। मैंने उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उनके सामने से हट गया। वो अपने बेटे के पास गई और मैं जाने लगा कि राजीव की माँ ने कहा, यहाँ क्यों आए राजीव के लिए? मैंने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें लीसा पर टिका दी। उन्होंने मेरे बिना कुछ कहे कहा, लीसा के लिए आए हो?
वो एक्सीडेंट का सुन के यहाँ पहुंची थी और तब से यहीं है। मैंने बदले में कुछ नहीं कहा, बस लीसा के पास गया और एक नजर लीसा पर डालकर चला आया हॉस्पिटल के बाहर। कभी कभी सोचता हूँ उससे दूर कहीं चला जाऊं, लेकिन फिर खुद पर ही गुस्सा आ जाता है। लीसा मेरे लिए सब कुछ है, तो आखिर मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ। अक्सर इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। आज सोचा था कि मैच जीतने के बाद लीसा के घर उसके हाथ से बना हुआ खाना मिलेगा, हमारी मैच की जीत और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। आज लीसा साथ नहीं है, वो मैच में भी नहीं थी, और तो और हम मैच भी हारे। अजय, कहाँ से आ रहे हो? हमारे मोहल्ले के चौकीदार ने कहा। जो चौकीदार अंकल के नाम से पुकारे जाते हैं, वो मेरी उम्र के लड़कों में पॉपुलर हैं। बच्चे सारी बातें उनसे कहते हैं। मैं भी उनके पास से गुजरा तो उन्होंने फिर वही पूछा। मैंने कहा, अपने प्यार को किसी दूसरे के लिए परेशान होता देखकर आ रहा हूँ। मैं उनकी तरफ अपनी उदास आंखों में छलक आए आंसुओं से देखता रहा और वो बस मुझे देखते रहे। कुछ कहा नहीं गया उनसे। शायद ये आजकल मेरे सवालों को जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता। मैं आगे बढ़ा तो पीछे से चौकीदार चाचा ने कहा, बेटा, जिंदगी में हर फैसले हम खुद ही लें, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ फैसले जिंदगी भी हमारे लिए लिया करती है। मैंने उन्हें संजीदा होते हुए देखा तो कहा, छोड़ो भी चाचा, जाने दो। मैं वहीं बैठा रहा लीसा के लौटने के इंतजार में। मुझे पता था कि वो आएगी वापस अपने घर। काफी देर वक्त बस यूं ही गुजरता रहा। मेरा घर यहाँ से 2 घर छोड़कर ही था। इतनी रात मुझे यूं बाहर बैठा देख मेरी माँ मेरे पास आई और मेरे पास आकर बैठ गई। बस बिना कुछ कहे मेरी तरह बैठी रही। ऐसी ही तो है वो। सब जानती हैं क्यों बैठा हूँ, किसका इंतजार कर रहा हूँ। उनको ना कुछ बोलते देखा तो मैंने ही कहा, जाकर सो जाओ माँ, बहुत रात हो गई है। और तू यहाँ कब तक बैठा रहेगा? माँ ने पूछा। उसके आने तक माँ, मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा। लोग बदलते हैं बेटा, तेरी लीसा भी बदल रही है। माँ ने जब ये कहा तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया और गुजरे कुछ महीनों में लीसा में आए बदलावों को याद करने लगा कि वो कैसे मेरे बिना कहीं नहीं जाया करती थी और इन दिनों उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। उसे आज मैच में लाने के लिए ही कितना बोलना पड़ा मुझे, जबकि इससे पहले न जाने कितने मौकों पर खुद लीसा ही मुझसे पहले मौजूद रहा करती थी। अगर बुरा न माने तो एक बात कहें, तेरी माँ होने के नाते। मैंने ये सुना नहीं तो माँ ने मुझे हिलाते हुए कहा, सुन रहा है ना तू? मैंने कहा, हाँ माँ, सुन रहा हूँ, कहो। माँ ने कहा, राजीव और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है अजय। लीसा को जो जिंदगी चाहिए वो राजीव उसे दे रहा है, तो वो खुश भी है। तेरी फिक्र होती है मुझको। बात तो सही थी माँ की, लेकिन मैंने कहा, फर्स्ट क्लास ही सारी खुशियों के हकदार होते हैं माँ। क्या हमारी खुशियों में वो खुशी नहीं मिलती जो उनकी खुशियों में होती है? माँ ने और कुछ नहीं कहा। फिर एक ऑटो थोड़ी दूर पे रुका। मैं समझ गया कि ये लीसा ही है। मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया और लीसा को सामने से चल के आता देखने लगा। मैं उसकी तरफ चलने को हुआ तो माँ ने कहा, एक बार सोच ले बेटा। माँ घर की तरफ चली गई थी और सामने से आ रही लीसा अब तक मेरे पास आ चुकी थी। वो मेरे सामने खड़ी होकर बिना कुछ कहे बस नजरें छुपा रही थी और फिर बोली, मैच कैसा रहा? हम जीत गए ना। ये मेरा दिल भी क्या चीज है, कितना भी गुस्सा क्यों ना रहे लीसा पर लीसा के सवालों को प्यार से लेना जानता है। मैं गुस्सा नहीं कर सकता उससे, कभी नहीं। इसीलिए मैंने मजाक के लहजे में आते हुए कहा, हम कैसे जीत जाते यार, हमारी किस्मत जो वहाँ मौजूद नहीं थी। अब क्या बताऊं क्या हुआ मैच में? सुनोगी तो हंस दोगी। आओ कुछ खाते हैं फिर बात करेंगे। लीसा थोड़ा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना हमारा मैच के बीच में से चले जाना? पूछोगे नहीं कहाँ थे हम? मैंने खुद ही उसका जवाब बनाकर कहा, ये भी कोई बात है पूछने की? तुम तो सुबह ही बोल रही थी कि तुम्हें बहुत काम है। अब कोई काम याद आ गया होगा उस वक्त, तो अब क्या करूं? खैर चलो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ खाते हैं। अब तक तुमने खाना नहीं खाया? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, तुम सामने ना रहो और मैं खाना खा लूं, ऐसा होता है मुझसे। उसने मेरे हाथों में अपना हाथ फंसाया और घर की ओर चलते हुए बोली, तुम एकदम पागल हो। मैंने चलते हुए उसके गाल को चूमते हुए कहा, पागल तो हूँ तुम्हारे लिए। उसने कहा, इसीलिए तो चाहे कहीं भी रहें लौट के यहीं आ जाते हैं। कुछ देर के बाद मैं अपने घर पहुंचा
तो माँ ने दरवाजे पर ही कहा, खाना तो खा लिया होगा ना। आ गई महारानी, एक बार दर्शन तो दे देती। माँ ने सामने के घर यानी लीसा के घर की तरफ देखते हुए कहा। मैं माँ को घर के अंदर ले जाते हुए बोला, क्या माँ थक गई है, वो सोने चली गई है और उसे कोसो मत। आप तो जानती हो कितना चाहता हूँ उसे, पिछले 15 सालों से। माँ ने बिगड़ते हुए कहा, हाँ एक वो ही तो है जिंदगी तेरी, हम तो कुछ है ही नहीं, तुझे उसकी फिक्र है। ये पूछा कि तेरी माँ ने कुछ खाया या नहीं, तू तो उसके साथ खा के आया है। माँ नाराजगी से मेरे लिए निकाला खाना वापस रखने लगी तो मैंने माँ को गले से लगा लिया और कहा, क्या माँ, आप भी ना ड्रामा कंपनी से कम नहीं हो। मैंने उसके साथ उसके घर खाना तो खाया, लेकिन सिर्फ आधा पेट। माँ ने कहा, क्यों खिलाया नहीं उसने? मैंने कहा, नहीं माँ, उसने हमेशा की तरह मुझे आपके साथ खाने को भेज दिया, क्योंकि माँ, मैं और वो हम दोनों ही जानते हैं कि आपने भी कुछ नहीं खाया। माँ खाने का प्लेट लगाते हुए बोली, चल अब ज्यादा मस्का मत लगा, उसके ऐसा कहने से वो मेरे लिए अच्छी नहीं हो जाएगी। आ खा ले अब। माँ और मैं हमेशा की तरह खाना खा रहे थे तो माँ ने कहा, तू कैसे सहता है ये सब, हमसे देखा नहीं जाता। लीसा की माँ तो अंधी है, जो उसे तेरा प्यार नहीं दिखता है लीसा के लिए। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आपने देखा है मेरा प्यार लीसा के लिए? माँ ने कहा, तेरी माँ है, हमें नहीं दिखाई देगा तो किसे देगा? मैंने प्यार से कहा, परेशान मत हो माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसका साथ इस कदर पसंद है कि मैं उससे कुछ कह नहीं पाता, कुछ पूछ नहीं पाया कि वो राजीव से क्यों मिलती है। माँ ने अपने हाथ के इशारे से लंबाई दिखाते हुए कहा, इतना सा था तू जब एक दिन दौड़ा दौड़ा रसोई में आकर मुझसे बोला कि एक परी आई है हमारे पड़ोस में रहने। हमें तो तभी दिख गया था तेरी आंखों में आया लीसा के लिए प्यार। मैं खाना खाकर सोने चला आया, लेकिन माँ ने कुछ ऐसा कहा था जो मुझे मेरी नींद से दूर और पुरानी यादों की दुनिया में लिए जा रहा था। वही दुनिया जिसमें कोई परेशानी परेशान नहीं करती थी। सुबह उठने से शाम के ढलने तक सिर्फ खेल हुआ करते थे, चाहे चोर पुलिस का खेल हो, एक लाइन बनाकर रेलगाड़ी बनकर दौड़ने का खेल, और फिर रात में टीवी पर आने वाले डरावने सीरियल्स, और फिर वैसी ही नई सुबह अगले दिन। लीसा से पहली मुलाकात, जिंदगी की समझ न रखने वाले उस उम्र में मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अच्छे से याद है। मुझे सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने की आदत थी और छुट्टी के दिन भी मैं जल्दी ही उठ जाता था। हाँ, वो रविवार का दिन था जब मैंने लीसा को देखा। नाश्ता हो जाने के बाद मुझे बुलाने मेरे दोस्त आए और मैं हमेशा की तरह नाश्ता छोड़कर भागा। माँ ने पीछे से आवाज भी लगाई, पर बचपन में किसी की बात न मानना जैसे एक हक्सा हुआ करता था, तो हम भी नहीं सुनते थे कि नाश्ता पूरा खत्म करो फिर खेलना। दोस्तों के साथ खेलते खेलते काफी वक्त गुजर गया। फिर मेरी नजर एक रिक्शे पर गई जो हमारे मोहल्ले में आ रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वो रिक्शा मेरे घर के पास के घर पे जाके रुका। मैं वहीं थोड़ी दूर से खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। रिक्शे के जाने के बाद उन सब पर नजर गई जो हमारे पड़ोस में रहने आए थे। लीसा की माँ और लीसा के पिता, और उनकी कमर की ऊंचाई तक आने वाली लीसा, जिसने पीले रंग का फ्रॉक और एक गोल खूबसूरत पीली टोपी पहनी थी। वो ठीक मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी उम्र के उस नन्हे पड़ाव पर भी उस पल अपने सीने के बाईं तरफ कुछ धक्सा महसूस किया जरूर था। उसका मासूम सा चेहरा और उसकी मीठी मुस्कान मुझे परी जैसी लगी, जो माँ की उन कहानियों में हुआ करती थी, उन कहानियों की राजकुमारी की तरह लगी जिसे देखने लोगों की भीड़ महल के बाहर खड़ी रहती है। मुझे लीसा को देखकर कुछ तो हुआ था जिसे मैं समझ नहीं सका उस पल, और मैं दौड़ा हुआ माँ के पास गया जो रसोई में खाना बना रही थी। मेरी आवाज सुनकर माँ ने कहा, अज्जू लग जाएगी, आराम से चलो। माँ मुझे अज्जू कहकर ही पुकारा करती थी। फिर माँ ने पूछा, क्या हुआ बता। तब मैंने अपने मन में आए लफ्जों को जुबा देते हुए कहा, हमारे पड़ोस में एक परी रहने आई है माँ। उस पूरे दिन मेरी दुनिया जैसे मेरे घर की बालकनी में आ गई थी, और मैं वहीं बैठा सामने के घर को देखता रहा कि शायद वही नन्ही राजकुमारी सामने घर की बालकनी में आएगी और मैं उसे देखूंगा। तुझे क्या हुआ है अज्जू, कब तक यहाँ बैठा रहेगा? अंदर आ, ठंड लग जाएगी। माँ ये कई बार बोल चुकी थी, लेकिन मैं उसी जगह बैठा रहा। थोड़ी देर बाद पापा काम से लौट आए तो उन्होंने माँ से मेरे बारे में पूछा। अरे आज दरवाजे पर अज्जू नहीं है, कहाँ है वो? माँ ने बताया
कि बालकनी में हूँ तो पापा मेरे पास चले आए और मुझे यहाँ खड़ा देखकर बोले, क्या बात है अजय, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बोला, आखिर कहता ही क्या मैं। लेकिन पापा तो पापा ही होते हैं ना, उन्हें भी शायद माँ की ही तरह मेरी आंखों में सब दिख गया और वो वहीं मेरे साथ खड़े रहे। तभी सामने की बालकनी पर मैंने उसी लड़की को आते देखा। वो बालकनी पर आई और उसके पीछे उसके पापा आए, जो ये कह रहे थे, आज से हम सब यहीं रहेंगे लीसा। और उन्होंने लीसा को अपने हाथों से उठा लिया। मैं बस लीसा को देखता रहा और दोहराता रहा, अच्छा, राजकुमारी का नाम लीसा है। पापा ने उन्हें देखकर कहा, नमस्ते भाई साहब, आज ही यहाँ आए हैं क्या? इसका जवाब लीसा के पापा ने दिया और थोड़ी देर तक दोनों बातें करते रहे। फिर मेरी माँ आ गई बालकनी पर और उधर लीसा की माँ भी चली आई। फिर सब एक दूसरे से बात करते रहे, पर मैं लीसा को देखता रहा। फिर मेरी पहचान कराते हुए माँ ने कहा, ये अजय हमारा बेटा। लीसा की माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कैसे हो अजय, और इससे मिलिए, ये है हमारी बेटी लीसा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं बस उसे देखता रहा। उस रात पापा मेरे पास आए और बोले, क्या बात है अजय, लीसा अच्छी लगी? मैं जानता था पापा बस छेड़ रहे थे ये कहकर, लेकिन मैं तो ये सुनकर शर्मा गया था। लेकिन माँ कमरे में आते हुए बोली, ये क्या बच्चे को सिखा रहे हो? मैंने पापा का हाथ पकड़कर कहा था, लेकिन पापा, राजकुमारी को तो राजकुमार ले जाता है, मैं तो राजकुमार नहीं। अब लाइट तो बंद कर ले अजय और सो जा अब। माँ ने कमरे की लाइट बंद करते हुए कहा और वापस चली गई। माँ के आने से मेरी यादों की कश्ती कहीं खो गई और मैं आज की हकीकत की दुनिया में लौट आया, उसी सवाल के साथ जो आज सच होता दिखाई दे रहा है कि राजकुमारी सिर्फ राजकुमार को चाहती है। लेकिन जो लीसा और मेरे बीच पिछले कई सालों से रिश्ता चला रहा है, उसका क्या? लीसा मेरी चाहतों से सजा एक घर है जिसमें मेरी सारी खुशियां जमा हैं। अब अगर उससे दूर होना पड़े तो शायद मैं बिना जान का एक पुतला ही रह जाऊंगा। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा खिड़की के बाहर हमेशा वाली सुबह मेरा इंतजार कर रही थी और हमेशा की तरह जाती हुई रात मेरा सारा दर्द ले गई। एक नई सुबह को प्यार से जीने देने के लिए मैंने लीसा को बालकनी में देखा तो मैं भी अपनी बालकनी में आ गया और छुपकर उसे देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उसे छुपकर देखना बहुत पसंद है। उसके हवा के संग लहराते बाल और चाय के कप को छूते हुए उसके रेशम से मुलायम होठ, मेरे दिल को ये देखकर वो सुकून मिल रहा था जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी राहत थी मेरे लिए। क्या कर रहा है बालकनी के पास खड़ा होकर? माँ की दूसरे कमरे से आई इस आवाज ने मेरा ध्यान तो भटकाया ही, उसके साथ मैं भी अब बालकनी में सामने आ गया। लीसा मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने कहा, अब ऐसे क्या देखती हो? उसने कहा, तुम्हें। मगर क्यों? मैंने नजरें मिलाते हुए कहा। उसने इशारा करते हुए कहा, वहां छुपकर हमें देख सकते हो तो हम क्यों नहीं देखें? वो मुस्कुराने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। मैंने लीसा से कहा, तुम्हें पहली मुलाकात याद है या भूल गई हो? उसने चाय की आखिरी घूंट पीकर कहा, किसकी मुलाकात? मैंने धीरे से और बड़े प्यार से कहा, हमारी मुलाकात। उसने कहा, याद है वो रात? मैंने कहा, तुम मुझे उसी दिन से अपने सीने में महसूस होती हो। जब भी मेरा दिल धड़कता है तो मेरा मन तुम्हारे लिए बेकाबू होने लगता है। ये सब कहाँ से पड़ा? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने जवाब में कहा, तुम्हें देखकर अपने आप ही ऐसे अल्फाज जहर होने लगते हैं। लीसा प्यार से मेरी तरफ देखती हुई बोली, इसीलिए तो कहते हैं कि तुम पागल हो। लीसा ये कहकर मुस्कुराती हुई मुड़ी और जाने लगी। तब मैंने उसका नाम पुकारा। वो मेरी तरफ मुड़ी। मैंने कहा, तुम मुझे प्यार नहीं करती ना लीसा? मैं ये जानने लगा हूँ। लीसा बस मेरी तरफ बिना हिले देखती रही, ऐसे बुत की तरह जिसमें खूबसूरती तो है लेकिन जान नहीं। फिर मैंने लीसा से कहा, तुमसे बस प्यार है लीसा, जो कुछ पूछने नहीं देता, लेकिन यही वो एहसास भी है जो तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीसा ने बचने के लहजे में कहा, बाद में बात करते हैं अजय, अभी नहीं। वो उदास होकर कुछ पल खड़ी रही और उसे देखकर मेरा मन हुआ कि उसे गले से लगाकर कहूँ, उसे क्या चाहिए? आखिर किसमें उसकी खुशी है? एक बार कह दे, मैं उसे बुला के दूंगा। फिर चाहे वो राजी भी को क्यों ना मांगे। वो चली गई घर में और कुछ पल उसकी बालकनी से लटके उसके गीले दुपट्टे को देखता रहा मैं।
जिसका रंग अब कई बार धुलने की वजह से फीका हो चला था। वो दुपट्टा लीसा को मैंने दिया था उसके जन्मदिन पर। आज उसका रंग मेरे और लीसा के रिश्ते के फीकेपन को जाहिर कर रहा था। मेरी नजरों ने लीसा की आंखों की चमक में उसकी चाहत को भी देख लिया होता तो शायद आज लीसा की अनकही बात मुझे पता चल जाता। अभी लीसा के जन्मदिन को गए कुछ ही महीने हुए हैं और इन महीनों में मेरा सालों का प्यार दम तोड़ने की कगार पर आ गया है। लीसा के जन्मदिन पर ही मैंने राजीव के अंदर बसी इच्छा को जाना था और अपनी लीसा को भी। लीसा का जन्मदिन था। इस बार ये खास होने जा रहा था क्योंकि इस साल लीसा ने अपने कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। सब थे लीसा के घर उसका जन्मदिन मनाने के लिए सिवाय मेरे। उन दिनों मेरी जरूरतों ने मेरे पैरों को जकड़ रखा था और उन्हीं जरूरतों के मुताबिक ही मैं अपना वक्त बिता पाता था। मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, या ये कहना सही होगा कि जरूरतों को पूरा करने के लिए ये करना भी जरूरी हो चुका था। 15 सालों से लीसा से प्यार करते करते जिंदगी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। शायद इसलिए जिंदगी मुझसे इस कदर खफा हो गई कि मुझसे बहुत कुछ छूटा और अब लीसा से भी दूरी बढ़ने जा रही थी। मेरे और लीसा के बीच की दूरी ने जगह बनाना साल भर पहले से ही शुरू किया था। उस वक्त अचानक पापा के एक्सीडेंट की खबर मुझे मिली और मेरी खुशियों ने पहला कदम मुझसे दूर ले लिया। एक बड़े एक्सीडेंट के बाद उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन उनमें जिंदगी को जीने की जान नहीं थी। कुछ मशीनों के सहारे जिंदा रहना भी कोई अपनी जिंदगी जीना कहा जा सकता है क्या? इस हादसे ने मेरी माँ को बीमार और मुझे अकेला कर दिया था। इतना अकेला कि अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं था। उससे पहले एक ऐसी जिंदगी को जी रहा था जिसमें सिर्फ हसीन ख्वाब थे, लीसा के साथ जीने के ख्वाब, उसे अपने घर में दुल्हन बनाकर लाने के ख्वाब। पर ख्वाब तो ख्वाब ही रहे। माँ ने एक्सीडेंट के बाद उनको बचाए रखने के सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेरे खर्चों में से बचे मेरे कुछ पैसे भी जब जाने लगे तो एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। इन कोशिशों के बावजूद हम उनको जाने से नहीं रोक सके और वो एक दिन चले गए। उसके बाद जैसे हमारे घर और जिंदगी दोनों पर ग्रहण लग गया। मैंने हर वो काम किया जिसमें मेरी जरूरत पूरी हुई और माँ के लिए मैंने हर वो काम किया जो मैं कर सकता था। इस बीच मेरी अपनी जिंदगी ने भी करवटें ली और सब बदलता रहा। शुरुआत में लीसा ने मेरा हमेशा की तरह साथ दिया, मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। मगर उस बीच लीसा की जिंदगी में राजीव चला आया जो कुछ ही वक्त में मेरी जगह ले चुका था लीसा की नजरों में। इसका पता मुझे लीसा के इस जन्मदिन पर पता चला। मैं अपने कामों की वजह से कई कई रात बाहर रहता था। उस दिन लीसा का जन्मदिन था और मैं वहां पहुंच नहीं सका था। इसलिए मैं जब घर लौटा तो लीसा से मिलने उसके कॉलेज तक गया जो कभी मेरा भी कॉलेज था। कुछ देर खड़े रहने के बाद मैंने लीसा को देखा। हमेशा की तरह उसे देखने भर से मेरी हर थकान हर तकलीफ दूर हो गई। लेकिन मेरी ये खुमारी बस कुछ ही पलों की थी। उसके साथ मैंने राजीव को देखा। ऐसा नहीं था मैं उसे जानता नहीं था। वो हमारे कॉलेज का सबसे अमीर और शायद बहुत ही खुशकिस्मत लड़का था जिसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसे लीसा के साथ इस तरह कंधे पर हाथ रखकर चलता देख मेरे सीने में तकलीफ हुई जिसे मैं अपने अंदर ही कहीं बर्दाश्त करता रहा। शाम को जब मैं अपने घर के बाहर बैठा रहा लीसा के लौटने के इंतजार में, और हर बार उस राजीव का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था, तब सामने से आती लीसा को देखा और बहुत अच्छा लगा। मुझे सामने देख लीसा मेरी तरफ दौड़कर आई और सीधा गले से लग गई। उसके इस तरह गले से लगाने से मैंने खुद से गुस्सा करते हुए सोचा, मैंने क्यों शक किया ये मेरी लीसा है। सालों की मोहब्बत को महीने भर की पसंद भुला थोड़ी ना सकती है। लीसा ने खुश होकर कहा, तुम ठीक हो ना अजय? पता है कितना मिस किया तुम्हें, और तुम जन्मदिन पर भी नहीं आए। मैंने उसके गालों पर हाथ रखकर कहा, मैं नहीं आया तो क्या, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना? उसने कहा, तुम्हारे बिना कुछ नहीं मनता है अजय, ये दिल नहीं लगता। इस बार मैंने उसे अपने गले से लगाकर कहा, अब तुम्हें कैसे कहूँ कि तुम्हें याद करते करते कैसे मेरा वक्त कटता है। लीसा के लिए लाया मेरा तोहफा मैंने उसे देकर जन्मदिन की बधाई दी। तब उसने अपने हाथों से एक केक बनाया और अपना जन्मदिन मेरे साथ फिर से मनाया था। ये वो पहला दिन था जब मैं चाह कर भी लीसा से कुछ पूछ नहीं सका और लीसा ने दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। ऐसे ही कुछ और दिन निकले।
साल भर की मेहनत ने अपना रंग दिखाया था और मुझे एक बहुत अच्छी जगह काम मिल गया था और धीरे धीरे मेरे घर की हालत ठीक होती गई। और इस बीच कुछ और भी हुआ जिसका एहसास मुझे अब होता है कि लीसा मुझसे अब कितना दूर और राजीव के कितना पास है। मेरे घर लौट कर आने पर मैंने लीसा पर ध्यान दिया तो पाया कि कितना बदलाव था उसमें। लेकिन लीसा ने कभी मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि वो मेरा साथ नहीं चाहती। उसने मेरे लौटने पर दिल खोलकर अपना प्यार जताया। मेरे साथ फिर वही बचपन की लीसा बन गई। मेरे घर में मेरी माँ के साथ खाना बनाती और मेरे खाली वक्त में मुझे पढ़ाती। ऐसा लगने लगा वापस उसी जिंदगी में चले आए हम जहाँ से दूर हुए थे। सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर क्यों लीसा जितना कहती है उससे ज्यादा छुपाती भी है। अब उससे बात करना बहुत जरूरी होता जा रहा था। तो कल रात के लिए मेरे फैसले ने मुझे हिम्मत दी कि आज मैं लीसा से अपने सवालों के जवाब मांगूं। लेकिन लीसा ने आज जवाब नहीं दिया। आखिर वो कहती क्यों नहीं है। आज की शाम दिन भर यही ख्याल दिल को परेशान करता रहा। फिर बस ऐसे ही घर के बाहर चला आया। थोड़ी दूर आकर देखा कि लीसा अकेली बैठी थी। ये देखकर मैं उसके पास जाकर बैठ गया। काफी देर तक बस यूं ही बैठे रहे। फिर हमेशा की तरह मैंने उसे छेड़ा। कुछ पत्तियां तोड़कर उस पर फेंकने लगा। वो हल्का मुस्कुराई फिर बोली, क्या अजय परेशान करते हो। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, इतनी खामोश रहोगी तो कैसे चलेगा। लीसा ने मेरे हाथों में से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, एक सवाल पूछे तुमसे। मैंने खुशी से कहा, हाँ कहो। उसने कहा, अगर कोई सांसों में बसा हो और कोई और जान से भी प्यारा हो जाए तो कोई क्या करे, किसकी प्रीत चुने और किसकी छोड़े। लीसा के इस सवाल का मतलब साफ पता चल रहा था मुझे। और ना जाने क्यों मेरा मन हंसने लगा और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और लीसा से बोला, बहुत खूब लीसा, बहुत खूब। कोई किस तरह बदलता है ये शायद तुम्हें देखकर पता चल रहा है आज। कितनी आसानी से तुमने मेरे प्यार को उस 2 दिन के प्यार के बराबर मान लिया है। हमारा ये मतलब नहीं, लीसा ने बीच में रोकते हुए कहा। तो मैंने उसे कहा, बात यही तो है लीसा, तुम्हारे लिए 15 साल और 4 महीने में फर्क ही नहीं है। उसको रोता देखकर मेरा दिल नहीं किया कुछ और कहने का। बस मैं उसके पास गया और उसे उठाया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब है मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। लीसा, तुम्हें राजीव को चुनना चाहिए क्योंकि उसका और मेरा मुकाबला नहीं है। और वो अगर जान से भी ज्यादा कीमती है तो सांसों को कौन पूछेगा लीसा। सांसों के चलने से जिंदगी चलती है, मगर उसमें जान ना हो तो सांसों का क्या फायदा। मैंने लीसा के गालों पर बरसते उसके आंसुओं को पूछा और कहा, तुमने आज तक हर बात को मुझसे पूछा है लीसा, बस यही बात इतने वक्त के बाद बता रही हो। इतने वक्त से तुम ना चाहते हुए भी मुझसे प्यार कर रही हो, सिर्फ इस डर से कि मुझे बुरा लगेगा। लेकिन तुम खुश नहीं रहोगी तो मुझे कैसा लगेगा ये सोचा है तुमने। बस तुम्हारे मुंह से सुनना था, लो आज तुमने कह दिया। मेरी फिक्र मत करो, बस पिछले गुजरे वक्त ने बहुत कुछ छीना है मुझसे। समझूंगा तुम भी अब पास नहीं। बस लीसा को वहीं छोड़कर मैं घर वापस आ गया, अपने सवाल का जवाब लिए माँ के सामने। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सब समझ गई शायद, इसलिए बस मेरे पास बैठी रही, हिम्मत बढ़ाती रही। आज के बाद से सब कुछ बदलने जा रहा था। मुझे लीसा को भूलने की शुरुआत करनी थी। माँ हमेशा मेरे साथ रहती, कभी अकेला होने नहीं देती। लीसा का जिक्र हो किसी बात में, अब ऐसा नहीं होता है। माँ भी जानती है जिंदगी एक के जाने से रुकती नहीं है, बस बीता हुआ भुलाना ही मुश्किल हो जाता है। एक दिन माँ को लेकर मैं एक साड़ी की दुकान में गया, उनके लिए साड़ी लेने। दुकान वाले ने कई साड़ियों को हमारे सामने फैलाकर उन सब की खासियत गिनाने लगा। माँ साड़ी को देख रही थी, लेकिन मेरी नजर दुकान के बाहर रोड के उस पार गई, एक गोलगप्पे की दुकान में, जहाँ कुछ लड़कियां गोलगप्पे खा रही थीं। उनमें से एक लीसा भी थी। कुछ देर बस उसे देखता रहा। गुजरी हुई कुछ ऐसी यादें याद आने को हुई थी कि उसके साथ खड़ा राजीव भी दिख गया। मन बस अंदर से भर आया था। मन किया कि उठ के यहाँ से चला जाऊं, लेकिन जाऊं कहाँ जब तक आसपास वो होगी। उसे भूलना मुश्किल ही रहेगा। माँ और मैं दुकान से बाहर आए तो मुझे नजरें बचाते देख माँ ने कहा, किससे छिप रहा है। उसकी नजर आसपास दौड़ी और लीसा को सामने दूर देखकर बोली,
घमंड है उसे इस खुशी का। तुझे जरूरत नहीं है कि तू खुद को छिपाए, तू इनसे बहुत आगे है। बस ये कागज पर नहीं लिखा है, इसीलिए यकीन नहीं होता है ना। मैं समझ नहीं रहा हूँ माँ, आप क्या कह रही हैं? मैंने घर के रास्ते पर चलते हुए कहा। माँ मेरे साथ कदम मिलाकर चलती रही और एक कागज मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, ये वो कदम है जो तुझे लेना होगा। उस कागज में मैंने देखा एक स्कॉलरशिप थी जो मुझे मिली थी, जिसे मैं कई महीनों से टाल रहा था क्योंकि पैसे बहुत लगने थे उसे लेने में। मैंने माँ को कागज वापस देकर कहा, मैंने ही तो जीता है, अब क्या देखना। माँ बोली, तू ये स्कॉलरशिप ले और जा विदेश पढ़ाई करने, इससे सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, नहीं माँ, बहुत खर्चा होगा, मेरी किस्मत में पढ़ाई पूरा करना भी नहीं लिखा है, जैसे लीसा नहीं है किस्मत में। माँ ने मेरे गाल पर हाथ रखा और कहा, हार मानना बहुत ही आसान होता है अजय, लेकिन जिंदगी हार मानने से नहीं, आगे बढ़ने से चलती है। ठीक कहता है तू, खर्चा आएगा, बहुत आएगा। शायद इस घर को बेचकर मुझे किसी चौल में रहना पड़े या कोई काम करना पड़े, लेकिन मेरे दिल में तेरे लौटने की उम्मीद रहेगी। ये खुशी होगी कि आज एक फैसला कल की खुशी बनेगा। रात को खाना खाकर मैं घर के बाहर बैठा था और लीसा के घर पर आते हुए लोगों को देखकर समझ लिया था कि कोई पार्टी है, खुशी की बात भी है। माँ की आवाज देने पर घर में गया तो देखा माँ सारे कागज निकाले बैठी है। उनको इतना करते देखा तो मुझे भी लगा कि माँ के लिए मुझे ये भी करना ही चाहिए। क्या क्या करके माँ ने सब इंतजाम किया, घर भी गिरवी रख दिया। जाते वक्त मैंने कहा, माँ सबसे पहले इस घर को वापस लाऊंगा, फिर लौटूंगा सब ठीक करके, मेरा इंतजार करना माँ। 5 साल के बाद यहाँ पढ़ाई पूरी करते करते कब लीसा मेरे ख्यालों की दुनिया से गायब हो गई, ये पता ही नहीं चला। देखते देखते कई साल गुजर गए, पढ़ाई पूरी हो गई। वापस जाने से पहले ही 1 साल और काम किया ताकि सारा कर्ज और अपना घर वापस ले सकूं। अब इतना वक्त गुजरते गुजरते शायद मन बदल गया है और अब वापस जाने का भी वक्त हो गया है। मेरे हाथों में फ्लाइट के टिकट हैं और मैं माँ को बताकर एयरपोर्ट चला आया हूँ और अब इंडिया जा रही फ्लाइट में बैठा याद कर रहा हूँ कि सही में वक्त पंख लगाकर उड़ता है और अपने साथ कभी बुरी यादें तो कभी कुछ अच्छी यादें भी ले जाता है। अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद रखें। इसकी अनाउंसमेंट हुई तो मैंने भी अपना फोन बंद कर दिया। पायलट के कहने से पता चला कि 5 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। मैं तो बस जल्दी से घर जाना चाहता था, अपना वही घर जो मेरा था। इतने लंबे वक्त में क्या क्या नहीं सुना था मैंने। जैसे सुना है कि मेरे हिंदुस्तान से लंदन आते ही लीसा ने राजीव से शादी कर ली थी। टेक ऑफ के वक्त मुझसे आगे बैठा बच्चा जरा डर सा गया। मैं अपनी जगह से उठ नहीं सका तो मैंने एयर होस्टेस को बुलाने का संकेत बटन दबा दिया। कुछ ही पल में मेरे सामने एयर होस्टेस खड़ी थी जो लगभग मेरी ही उम्र की थी। उसके गले में एक नीला रुमाल था जो कुछ कुछ स्कार्फ जैसा दिख रहा था। मैं उसे देखता रहा जब तक उसने दोबारा ये नहीं पूछ लिया, सर क्या हुआ, कुछ चाहिए सर। मैंने धीरे से उसे जवाब दिया, जी ये मेरे आगे की सीट पर जो लड़का है ना, वो बहुत छोटा है और शायद थोड़ा डरा हुआ है। क्या आप उसका हाथ पकड़कर उसके साथ थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगी? उसका ध्यान टेक ऑफ से हट जाएगा। उस एयर होस्टेस ने उस बच्चे को देखा जो अब भी हल्का डरा हुआ था। वो उसके पास जाकर बैठ गई। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और फिर फ्लाइट का हिलना भी कम हो गया। फ्लाइट के स्थिर होने की घोषणा पायलट ने की तो वो एयर होस्टेस उठी और बच्चे से न जाने क्या कहा, फिर मेरे नजदीक से गुजरी। गुजरते वक्त एक पल को उसकी नजर मेरी तरफ आई। मैं उसे बिना पल के झपकाए देखने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। वो पलटकर मेरे सामने आ गई और उसने कहा, वो बच्चा पहले भी कई बार सफर कर चुका है इसी फ्लाइट से। उसका नाम राहुल है और वो दिल्ली जा रहा है अपने दादू के पास जो उसे लेने एयरपोर्ट पे आएंगे। वाओ, वो अकेले सफर करता है। मैंने हैरानी से आगे देखा। वो बच्चा जिसका नाम राहुल था वो अपनी सीट से मेरी तरफ देखकर हेलो कह रहा था। मैंने एयर होस्टेस को शुक्रिया कहा तो उसने कहा, कुछ भी चाहिए हो तो आप मांग सकते हैं सर। उसके जाने से पहले ही मैंने कहा, ये सर कहना जरूरी है। पहले ही लगता है कि मेरी उम्र ज्यादा है। आपके सर कहने से कुछ साल और बढ़ जाते हैं।
वो मुस्कुराई और बोली, हमें ट्रेनिंग में यही रटाया जाता है सर। अच्छा, उस बच्चे पे ध्यान दीजिएगा सर। उसको जाता हुआ मैं देखता रहा। उसके जाते भर में उसने कई बार पलटकर मेरी तरफ देखा और उसके जाते भर में ही कितने अंग्रेज पैसेंजर किसी न किसी चीज की फरमाइश कर चुके थे उससे। उसके जाने के बाद राहुल और मेरी दोस्ती हो गई। आसपास कोई हिंदुस्तानी था ही नहीं, बस हम दोनों ही थे। काफी बातें हुई और मुझे पता चला कि राहुल के माँ बाप की दादा दादी से नहीं बनती, इसलिए छुट्टियों में वो अकेले ही दादू से मिलने जाता है। बस टेक ऑफ के वक्त या जहाज के हिलने डुलने से जरा घबरा जाता है। राहुल बहादुर लड़का था जो अकेले सफर से नहीं डरता था। कुछ देर के सफर के बाद अचानक ही फ्लाइट हिलने डुलने लगी। पायलट ने बताया कि आगे तूफान है, सब सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाएं। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन मैंने देखा राहुल बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और राहुल के पास जाकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। दूर से ही एयर होस्टेस कह रही थी, सर बैठ जाइए और सीट बेल्ट लगा लीजिए। मैं राहुल की सीट बेल्ट लगाकर मुड़ा था कि एक जोर के झटके से मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं गिर गया। गिरते वक्त सीट का हैंडल मेरे आंख के ऊपर सर से लगा, खून निकलने लगा। तभी वही एयर होस्टेस आ गई जिसने राहुल की मदद की थी और उसने मुझे उठाया, मेरी सीट पर बैठने में मदद की और खुद भी वहीं मेरे पास बैठ गई। मेरा खून निकल रहा था तो उसने अपने गले में वो लगा स्कार्फ जैसा रूमाल मेरे सर से लगाकर हाथ से दबाए रखा हुआ था। मैं उसे देखता ही रहा। सब कुछ नॉर्मल था। उसके चेहरे पर वाकई घबराहट नहीं, जैसे ऐसे हालातों से ही उसने ये सब सीखा है। कुछ देर में फ्लाइट सामान्य हो गई तो उसने एक दूसरी एयर होस्टेस से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और फिर मेरी चोट को साफ करने लगी। उस एयर होस्टेस ने पूछा, आप क्या कर रहे थे सर? उसने एक हाथ से मेरे बालों को पीछे कर रखा था और दूसरे से खून साफ कर रही थी जो चोट की जगह से नीचे चला आया था। मैंने कहा, अरे वो अपना राहुल जरा सा डर गया था, उसकी सीट बेल्ट भी नहीं लग रही थी तो मैंने लगाई। बस वापस मुड़ा ही था कि एक झटका सा लग गया। बस आपकी आंख पे लगने का डर था सर, उसने चिंता जताते हुए कहा। मैंने कहा, वो डरा हुआ था सच में। राहुल पीछे झांक कर बोला, आई बहुत सेकंड, अंकल ने मदद की। उसने राहुल की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। मेरे चोट पर बैंडेज लगाकर बोली, अभी दर्द कम हो जाएगा। मैंने उसे जाता देखा तो कहा, एक कॉफी मिलेगी क्या? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जरूर सर। मैंने कहा, सर कहना जरूरी है। वो मुस्कुराते हुए मुड़ी और चली गई। कुछ देर में वापस आई तो मैंने कहा, आप सच में कितना ख्याल रखती हैं सबका। जहर था, मेरी बातें फ्लर्ट कर रही थी उससे। वो कॉफी देकर बोली, हमारा काम ही यही है सर। मैंने फिर कहा, अब तो सर मत कहिए, मेरा नाम अजय है। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है अजय सर। उसने सर कहते हुए जोर दिया था। मैं भी उसकी हंसी के साथ हंस दिया और उसे जाता देखता रहा। वो भी अपनी जगह पर पहुंचकर एक बार मुड़ी और पता नहीं किस नजर से देखा। बस ऐसा लगा जैसे नजरों से सीधा दिल में उतर गई हो। अब तो जैसे मैं बस उसे ही देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद उसे आता देखा। वो बाकी लोगों को भी अटेंड कर रही थी तो मेरी नजर उसे आता जाता देखती रही और वो भी एक बार ये पक्का कर लेती कि मैं उसे देख रहा हूँ या नहीं। मैंने बस ये सोचकर एयर होस्टेस को बुलाने वाला बटन दबाया कि वो आएगी, लेकिन कोई दूसरी आई। कोई बहाना करके खुद को बचा लिया, पर उसे देखने का मन भी बहुत हो रहा था। तो फिर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ा, वहां जाकर खड़ा हुआ और पीछे देखा। वो कुछ और एयर होस्टेस के साथ खड़ी थी। मेरी तरफ देखकर बस ऐसे ही नजर फेर ली उसने। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ चुका था। कुछ देर बाद फिर बटन दबाया, लेकिन वो नहीं आई। कोई और ही आई। कोई बहाना किया और फिर इंतजार किया। थोड़ा वक्त गुजरा तो दुआ करते हुए एक बार फिर बटन दबा दिया और सामने देखा ही नहीं। आंखें बंद रखी मैंने जब तक कि कोई मेरे पास आकर ये नहीं बोला, सर क्या चाहिए सर? आवाज को पहचान कर मैंने आंख खोली तो सामने वो थी, एक हल्की मुस्कान के साथ। मैंने कहा, इतनी बार बुलाया आपको? वो आसपास देखकर मुझसे बोली, सर आपने बुलाया तो कोई ना कोई तो आया था ना, आपने कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कहा, मुझे तो आपसे ही मांगना था इसलिए। वो बोली, तो कहिए क्या चाहिए सर? मैंने कहा, हम कब तक पहुंचेंगे? वो बोली, बस यही पूछना था सर। आखिरी बार पायलट ने कहा था कि 4 घंटे और लगेंगे। आप फिक्र मत करें, आप सो जाइए, हम आपको उठा देंगे। वो चली गई। कुछ देर बाद सब सो गए।
अभी भी 2 घंटे बचे थे। कुछ लाइटों के अलावा बाकी सभी बंद थीं। मेरे आसपास के सभी सो रहे थे। मैं बटन दबाकर उसे बुलाना चाहता था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दुआ कर रहा था कि वो पर्दा हटाकर एक नजर पैसेंजरों पर डाले तो उसे इशारे से बुलाऊं। लेकिन कब? मैं पर्दे पर नजर गड़ाए बैठा था कि पर्दा हटा और एक दूसरी एयर होस्टेस बाहर आकर एक नजर सबको वहीं से देखने लगी। मुझ पर नजर गई तो मैंने बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखा। वो एक पल मेरी तरफ देखती रही, फिर अंदर चली गई। लेकिन शायद वो यही बताने अंदर गई थी उसे, क्योंकि अगली बार पर्दा हटा तो बाहर आई और सामने से आते हुए सभी को देखने लगी। किसी की चादर ठीक करती तो किसी की सीट बेल्ट। ऐसे ही वो राहुल के पास पहुंची और फिर मेरे। उसने राहुल को चेक किया और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसने सीट ठीक करते हुए कहा, आप सोए नहीं सर? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। वो बोली, आराम से सो जाइए सर, हम आपको उठा देंगे जब पहुंचेंगे। वो आगे बढ़ती उससे पहले ही मैंने कहा, मेरे साथ बैठकर बातें करिए। उसने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, सब सो रहे हैं सर, कि आपको नहीं लगता कि सब डिस्टर्ब होंगे? मैंने कुछ कहा नहीं, बस नजरें उसके दूसरी तरफ घुमा ली। वो आगे बढ़ गई, बाकियों को चेक किया, फिर मेरी तरफ से ही वापस जाने लगी। मेरे पास से गुजरते वक्त उसका हाथ मेरे कंधे से लगता हुआ गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरे सामने की खाली सीट पर बैठ गई, जिसका साफ मतलब था कि लो अब बात करो। मैंने उससे कहा, किसी ने कभी कहा है आपसे कि आप बहुत मेहनती हैं और बेहद खूबसूरत हैं? उसने आसपास देखा, फिर कहा, आप इंडिया में कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मेरा घर दिल्ली में ही है, एयरपोर्ट से कुछ घंटों की दूरी पर। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जाएंगी? वो मेरी तरफ देखती हुई बोली, हमारा घर भी दिल्ली में ही है, लेकिन अभी इस फ्लाइट के बाद हमारी छुट्टी है तो हम आगरा जाने वाले हैं फोटोग्राफी के लिए। मैंने पूछा, तो आपको फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है? उसने कहा, हाँ, थोड़ा सा तो है शौक। तभी फ्लाइट में पायलट की अनाउंसमेंट हुई, किसी कारण फ्लाइट 1 घंटे की देरी से पहुंचेगी, तो आप सब चिंता ना करें। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सर आपको सो जाना चाहिए। मैंने कहा, हाँ, शुक्रिया ख्याल रखने के लिए। उसने मेरे ऊपर चादर फैलाया और अपने हाथ से गर्दन तक चढ़ा दिया। मैंने शरारत से कहा, अब क्या एक गुड नाइट किस की भी उम्मीद करूं? वो मुस्कुराते हुए मेरे बैंडेज को ठीक करते हुए बोली, उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना सर। वो चली गई वापस। मेरा दिल जीत लिया था उसने। हर बार उसे और जानने का दिल करता था जब भी वो सामने आ जाती थी। फ्लाइट लैंड हो गई थी। राहुल ने मुझे उठा दिया था और बाकी सब उतरने लगे थे। गेट पर वो खड़ी होकर सबको देख रही थी। राहुल ने कहा, चलो अंकल, लेट्स गो। मैंने कहा, राहुल उसको आवाज दो और बोलो कि मैं उठ नहीं रहा। ठीक है, मैंने शरारत सोचकर कहा था। उसने वैसा ही किया। वो आते ही मुझसे बोली, सर उठिए, हम लैंड कर चुके हैं। मैं फिर भी नहीं उठा तो उसने राहुल से गेट पर जाने को कहा और उसने मेरे कान में कहा, हम चले जाएंगे तब उठना है क्या? उसका हाथ मेरे हाथ पर था। मैंने अपने हाथ से उसका हाथ हल्का सा दबाते हुए कहा, और अगर आपको अपने साथ रोक लेना चाहूँ तो? फिर मैं बाहर जाने लगा तो उसने हाथ जोड़कर एक बड़ी मुस्कान से मेरी तरफ देखा तो मैंने भी हाथ जोड़कर उसी तरह किया। वो मुस्कुराकर बोली, आगे सीढ़ी है, संभल के। एयरपोर्ट पर मैं उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो आई, लेकिन उसके साथ उसकी कई एयर होस्टेस थीं। मैं रुका था कि वो मेरे पास आए, लेकिन तभी राहुल हाथ पकड़कर जबरदस्ती आगे ले आया और अपने दादू से मिला दिया। उन्होंने ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहा और कुछ औपचारिक बातों के बाद वो लौट गए। राहुल भी गुड बाय बोलकर अपने दादू के साथ चला गया। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई, लेकिन वो नहीं दिखी। कुछ देर खड़ा रहा। भीड़ ने उम्मीद तोड़ दी थी। फिर धत यार, मन में कहता हुआ मैं जाने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से किसी ने कहा, हार मान लिया कि नहीं मिल सकते अब? पीछे मुड़ा तो सामने वो थी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मिलना होगा तो कैसे भी मिल जाएंगे हम। उसने कहा, तो यहाँ से घर? मैंने कहा, हाँ, सालों बाद लौट रहा हूँ तो घर जाना बहुत जरूरी है, माँ इंतजार में होगी। वो मुस्कुरा दी तो मैंने कहा, आप मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छा सा लगता है। वो अपने हाथ से अपने चेहरे पर आई लटों को पीछे करते हुए बोली, सब क्रीम का कमाल है सर। ये कहकर वो हंसने लगी। उसके साथ साथ मैं भी मुस्कुरा दिया। एयरपोर्ट के बाहर आकर मैंने टैक्सी को आवाज दी। उसके लिए वो सामान रखकर मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने कहा, हम फिर मिलेंगे क्या? उसने कहा,
ताजमहल देखा है आपने? मैंने कहा नहीं, अभी तक नहीं। उसने कहा तो बस इतना याद रखिए, इस पूरे हफ्ते हम आगरा में हैं, तो जैसा आप चाहो। और मिलने का किस्मत पर छोड़ देते हैं। टैक्सी चली गई और वो खिड़की से हाथ हिलाकर बाय बोलती रही और मैं अपने घर की तरफ चल दिया। घर में माँ मेरे इंतजार में घर के बाहर बैठी थी। मैंने दूर से ही देख लिया था। हमारा घर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। माँ लगभग दौड़ते हुए मुझ तक आई और मैं अपना सामान हाथों से छोड़कर उनके गले से लग गया। जिंदगी भर का दर्द तकलीफ बस यहीं आकर मिट जाता है, जैसे इतने साल की दूरी बस माँ के गले लगने से मिट गई थी। उनकी आंखें नम सी हो गई थी। मैंने उनके आंसू पोंछे तो वो बोली, कितना वक्त लगा दिया, ऐसा लगता था कि वक्त ही नहीं कटता था। मैंने कहा बस ऐसा ही हाल था मेरा भी माँ। माँ आगे आगे चल के घर की तरफ बढ़ रही थी और मैं सामान लेकर उनके पीछे पीछे जा रहा था। घर के नजदीक पहुंचकर मैंने अपने घर के सामने वाले घर को देखा जो लीसा का था। उस पर ताला लगा था और बहुत ही बेजान सा, या यूं कहें कि मुरझाया हुआ सा लगा। मैंने माँ से पूछा तो वो बोली, अभी तो आया है, रुक आराम से सब बताती हूँ। माँ के हाथों से बना खाना कुछ अलग ही स्वाद का होता है, ये जान लिया था मैंने। वो मेरे साथ बैठी और बोली, तेरे जाने के बाद लीसा की शादी हो गई। सब शुरू में ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदल गया। एक दिन राजीव के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। उससे उबरे भी नहीं थे कि इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा और राजीव के पास से काला पैसा भी मिला। कई दिन जेल में रहा। फिर लीसा के घर वालों पर दबाव डालकर पैसे निकालने लगे राजीव और उसकी माँ। फिर क्या माँ? मैंने हैरान होकर पूछा। माँ ने कहा, फिर कितना बर्दाश्त करते ये लोग। एक दिन राजीव ने लीसा को तलाक दे दिया। तब तक बहुत कर्जे में आ गई थी लीसा की माँ। घर और बाकी कर्जे सब बहुत ज्यादा था। लीसा के पिता भी बीमार रहने लगे। फिर एक दिन वो भी दुनिया को छोड़कर चले गए। अब आज तक लीसा की माँ बैंक के चक्कर काट रही है कि उसका घर बच जाए। और लीसा बेचारी अपनी पढ़ाई के आगे कुछ किया ही नहीं था उसने, तो वो एक स्कूल में पढ़ाती है अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए। माँ को अफसोस था, उनके लिए हमदर्दी भी थी, और मैं बस सुन रहा था। कुछ रिएक्ट करने जैसा नहीं लगा मेरे दिल को। माँ ने कहा, एक दिन लीसा अपने घर की दहलीज पर बैठी रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया था अजय, तो मैं उसके लिए खाना लेकर गई थी। वो तो गले लगकर खूब रोई थी। मेरी बच्ची जैसी ही तो है वो। शाम हुई तो मैं घर के बाहर बैठा था, लीसा के बेजान घर को देख रहा था। कुछ देर बाद एक ऑटो आकर रुका, जिसमें से लीसा और उसकी माँ आ गईं बाहर और अपने घर की तरफ बढ़ी। माँ भी ऑटो की आवाज सुनकर बाहर आ गई। लीसा की माँ ने मेरे घर की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे बस अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लीसा सामने से गुजरी। उसने मुझे देखा तो कहा, अजय कैसे हो? मैंने जवाब में कहा, अच्छा हूँ, और तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीमे कदमों से अपने घर में चली गई। रात का खाना खाकर मैंने माँ से कहा, माँ उनके घर चलो, उनके लिए जो लाया हूँ उन्हें देकर आते हैं। माँ और मैं उनके घर जाने को हुए। लीसा बाहर ही बैठी थी। माँ सामान लेकर घर में चली गई और मैं लीसा के पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे कहा, क्या यार, मुरझाई हुई क्यों हो? वो हल्के से मुस्कुराई, लेकिन कोई खुशी नहीं थी उसके चेहरे पर। बस एक उदासी थी जो शायद आकर जम सी गई थी उसके चेहरे पर। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत करो। तुम्हारे पापा का सुना? काश मैं यहाँ होता। उसने मेरे गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक पल में हमें माफ कर दिया। तुमसे नाराजगी ही कहाँ थी लीसा? मैंने कहा। मैंने उसके आंसू पोंछे और आगे कहा, बस यार अब मत रो, सब ठीक हो जाएगा। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पर आ गया। माँ ने छत पर एक कमरा बनवाया था और एक तरफ बैठक भी। उसी बैठक पर बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। सुबह माँ की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैं नीचे आया। माँ ने देखकर कहा, अरे तू ऊपर से कैसे आ रहा है? रात को छत पे सोया था क्या? मैंने कहा, हाँ, गया था टहलने, पर नींद भी आ गई थी। अच्छा चल नाश्ता कर ले, माँ किचन में जाते हुए बोली। नाश्ता करते वक्त माँ ने कहा, तू लीसा की माँ के लिए अपने दोस्त से बात करता तो वो थोड़ी बहुत सहूलियत कर देता। मैंने पूछा, कौन दोस्त माँ? माँ ने कहा, अरे जो तेरे साथ विदेश में था, घर भी आया था, वो यहाँ बैंक मैनेजर है। मैंने कहा, अच्छा आशीष? माँ ने कहा, हाँ, और मुझे समझाया
कि पिछला सब भूलकर उनकी मदद करूं। मेरी माँ का यही सिखाया तो मुझे सबसे अच्छा लगता था। माँ ने कभी नहीं सिखाया था कि बदला लेने से खुशी मिलती है, उन्होंने माफ करना ही सिखाया था। उस शाम मैं आशीष से मिला, बहुत दिन बाद मिला था उससे। अरे अजय, कब आया यार इंडिया? आशीष सामने से आते हुए बोला। मैंने कहा, बस एक दिन पहले। वो मेरे गले लगकर बोला, माँ तो बहुत खुश हुई होगी तुझसे मिलकर। मैंने कहा हाँ, और उन्हीं के कहने से यहाँ आया हूँ। तुझसे बात करनी है कुछ। उसने मुझे अपने केबिन में बिठाया और पूछा। तो मैंने उसे कहा, यार तुझे वो लीसा याद है जिसके बारे में मैंने बताया था जब मैं लंदन में था? उसने कहा हाँ, उसकी माँ यहाँ आती है, उसका लोन है बैंक से। मैंने कहा यार, उनकी हालत ठीक नहीं है, आखिर कितना सहेंगी दोनों? ये हमदर्दी नहीं है यार, बस एक रिश्ता सा है जो अभी मरा नहीं है। आंटी से और लीसा से। उसने कहा, अजय तू क्या चाहता है, बस बोल। मैंने कहा, यार उनकी मदद करना चाहता हूँ, तो कुछ करके उनके लिए थोड़ी सहूलियत कर दे यार, तो उनका घर बच जाए। आशीष ने सोचकर कहा, ठीक है यार, मैं उनके लिए लोन किस्तों से ज्यादा वक्तों के लिए बढ़ा दूंगा। इससे उन्हें पैसे चुकाने का वक्त मिल जाएगा, लेकिन लोन तो चुकाना ही होगा। मैंने खुशी से कहा, शुक्रिया यार, इससे उन पर बोझ कम होगा। और हाँ, तेरा कैमरा मिल सकता है मुझे। उसने कहा, कैमरा क्या करेगा? मैंने कहा, आगरा जा रहा हूँ मैं। उसने शैतानी से पूछा, क्यों, लंदन में कोई मुमताज महल मिल गई है क्या? मैंने कहा, कोई है जिसे ढूंढने जाना है, अगर मिल गई तो उससे जिंदगी भर का साथ मांगना है। आशीष ने कहा, वह कहाँ मिली? मैंने कहा, फ्लैट में मिली, एयर होस्टेस है। आशीष ने शरारत से कहा, वाह यार, ठीक है, मैं कैमरा तेरे घर पहुंचवा दूंगा लड़के के हाथों। मैं वहां से घर लौटा और माँ से सब कहा। वो भी खुश हुई ये सुनकर। अगले दिन जब मैं तैयार हो रहा था जाने के लिए, तो माँ ने कहा, कहीं जा रहा है क्या? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ माँ, कोई है जिसे ढूंढने जा रहा हूँ आपके लिए। माँ भी समझ रही थी। बाहर आया तो देखा लीसा का घर पेंट हो रहा था। अच्छा लग रहा था देखकर कि देर से ही सही, लेकिन अब भी लीसा की माँ वैसे ही हंसमुख थी। मुझे देखकर बोली, अजय अब कैसा लग रहा है घर? मैंने यहीं से कहा, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत। आगरा। सुबह सुबह ही आगरा पहुंच गया था मैं, और ताजमहल आकर उसे ढूंढ रहा था। अब ध्यान आया था कि अब इतनी बातें हुई थी तो एक फोन नंबर लेने में क्या जा रहा था, पर याद ही नहीं था। अब सब किस्मत पर था, हर जगह ढूंढा, अब हजारों की भीड़ थी, कैसे कोई एक मिलता आसानी से। सुबह से शाम हो गई और अंधेरा बढ़ने लगा। थक गया था, इसलिए एक जगह बैठ गया और कैमरे में खींची फोटो देखने लगा। तभी एक फ्लैश लाइट चमकी। मैंने सामने देखा तो वो वही थी। वो मुस्कान लिए मेरे पास आ गई। मैं उठा और उससे बोला, तो आप मिल गईं, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। उसने कहा, क्या अजय सर, आप नंबर भी नहीं दिए? मैंने कहा, आज मैं भी यही सोचकर आपको ढूंढ रहा था। उसने कहा, हम यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं, ये जगह खास है, सोचा अगर यहाँ तक आएंगे आप तो इस जगह तो आना ही होगा। वैसे कैसा लगा ताज? मैंने कहा, आपको देखने के बाद ताज और ताज हो गया। उसने मेरे हाथों में अपना हाथ दिया तो मैंने कहा, आपने नाम भी नहीं बताया अभी तक, और मैं आपके लिए यहाँ तक आ गया। उसने मेरे हाथों से हाथ फंसाकर चलते हुए कहा, शिवानी नाम है हमारा, आपने पूछा ही नहीं था। मैंने उसका नाम दोहराया, शिवानी, बहुत प्यारा नाम है। उसने कहा, अच्छा अभी चलो, आपको यहाँ का स्पेशल डिनर करवाते हैं। डिनर टेबल पर उससे कई सारी बातें हुई। उसने संजीदा होकर अपनी माँ के बारे में बताया। माँ के चले जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जरूरी हमसे दूर हो गया। फिर उनके बिना जीने की आदत हो गई, लेकिन अभी तक वो खाली जगह भर नहीं सकी है। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, वो खुश, बहुत खुश होंगी इस तरह आपको कामयाब देखकर। उसने अपनी आंख में आए हुए आंसू पोंछते हुए कहा, आप बताओ, आपकी माँ तो खुश हुई होंगी मिलकर। मैंने उसके हाथ को उठाते हुए अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, हाँ खुश तो हुई, लेकिन अब उन्हें आपसे मिलने का इंतजार है। शिवानी के गाल पर पहली बार कुछ शर्मीला सा एहसास दिखा। वो मुस्कुरा दी। उसके साथ बाहर चला आया। ताज के ठीक सामने रात की झिलमिलाती रोशनी में उसकी खूबसूरती कुछ और ही थी। मैंने कहा, शिवानी, अब कहीं ठहर जाने को दिल चाहता है। दिल में सालों पुराना एक तूफान था जो अब खत्म हो गया है, तो अब बस फिर से दिल का शहर बसाने को दिल चाहता है। उसने कहा,
बहुत फिल्मी हैं आप। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा और ताज के सामने करते हुए कहा, अगर ये सच है कि यहाँ आकर दिल का प्यार और बढ़ जाता है, तो हाँ, है मुझे मोहब्बत आपसे शिवानी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से मेरी तरफ बढ़ी और गले से लग गई। उसने वैसे ही कहा, यकीन नहीं होता कि हम सही थे। मैंने उससे पूछा, किस बारे में? उसने कहा, जानते हैं क्यों कहा हमने आपको कि हम आगरा जाने वाले हैं? मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि एयरपोर्ट की भीड़ में कोई किसी अजनबी का कितना इंतजार करेगा, सिर्फ थोड़े से वक्त तक। लेकिन आप खड़े थे हमारे इंतजार में, हमें बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा, तो इसे मैं हाँ समझूं? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। खुशियों के कदम, आज शादी है मेरी और आईने के सामने मुझे तैयार किया जा रहा है। मेरे सबसे खास दो दोस्त ये कर रहे हैं, एक है आशीष और एक लीसा, जिससे प्यार करना सीखा था कभी। बाहर आया तो मुझे देखकर माँ की आंखें नम हो आईं। माँ भी ना, बस खुशी में भी आंखें नम कर लेती है। थोड़ी देर में बारात घर से निकली। थोड़ी देर में हम शिवानी के मोहल्ले में दाखिल हुए। थोड़ी ही देर में बारात शिवानी के घर के सामने आ गई। शिवानी ने खिड़की से देखा और बाहें फैलाकर उसने आ जाने का इशारा किया। सामने शिवानी के पूरे परिवार ने रस्मों के साथ बारात का स्वागत किया। थोड़ी देर में मंडप में मंत्र गूंजने लगे। कुछ ही देर में बरमाला पहनाई गई, फिर फेरे हुए और थोड़ी ही देर में आशीर्वाद लेकर बारात अपनी दुल्हन के साथ लौटने लगी। रास्ते में गाड़ी के शीशे से मैंने पीछे बैठी शिवानी को देखा, जो माँ के गले से लगी हुई थी और माँ उसे बड़े लाड़ से संभाल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। घर पहुंचे तो लीसा ने घर में शिवानी का स्वागत किया। बची रस्मों के हो जाने के बाद लीसा ने जाने से पहले मुझसे कहा, हैप्पी मैरिड लाइफ अजय। वो गले से लगी तो मैंने कहा, तुम्हारी सारी दुआ चाहिए, कंजूसी मत करना। वो लौट गई तो आशीष आया और मुझसे बोला, यार खुश रहे बस। और एक काम करेगा क्या? मैंने कहा, बोल। उसने कहा, यार ये लीसा अच्छी है ना? मैंने सब समझते हुए उसे गले से लगाकर कहा, हाँ। अब बस तू उससे सीधा कह देना अपने दिल की बात, वो मना नहीं करेगी। मैं कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन शिवानी के हंसने की आवाज तो छत से आ रही थी। मैं सीढ़ियों के ऊपर आकर बैठ गया और सामने देखा, माँ और शिवानी दोनों बैठक पर बैठे बातें कर रहे थे। माँ शिवानी को एल्बम दिखा रही थी और शिवानी माँ के कंधे से सर लगाए सब देख रही थी। माँ कोई किस्सा कहती मेरे बचपन की शरारतों का, तो वो जोर से हंसती थी। मैं उन्हें देखते देखते सीढ़ियों पर ही सो गया। फिर माँ की आवाज से आंख खुली, अरे अजय, यहाँ क्यों सो रहा है? मैंने आंखें मलते हुए कहा, आप दोनों को देखते देखते सो गया था, तू भी जा यहाँ थोड़ी देर। माँ बोली, शिवानी अभी कमरे में गई है, सोएगा। कमरे में गया तो देखा शिवानी बैठी थी, बहुत ही खूबसूरत, छोटी छोटी काली आंखें, पंखुड़ियों से भी ज्यादा मुलायम होठ, सही में अप्सरा सी लग रही थी वो। मैं उसके पास गया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मैंने कहा, माँ से दोस्ती हो गई? वो मेरे बालों में अपने हाथ की उंगलियों को फिराते हुए बोली, शुक्रिया अजय, हमें एक माँ देने के लिए जो इस कदर प्यार करती है। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, अब हमेशा मेरे साथ रहना शिवानी। उसने धीरे से मेरे सर से अपना सर लगाकर कहा, हमेशा। जिंदगी में हर फैसला हम लें ये जरूरी तो नहीं, कई बार जिंदगी खुद हमारे लिए फैसले लिया करती है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।